जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि एसएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिल रही है, उसी को लेकर हम लोग क्या एक प्लानिंग के तहत क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें प्लानिंग में देखिए क्या क्या है। आपको एक अनोखी चीज़ आपको बताई जाएगी, मौन मंत्र। मौन मंत्र क्या है, इसके तहत आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिससे आपका समय और एनर्जी दोनों चीज़ें बचेंगी। और जब समय एनर्जी आपकी बची रहेगी तो और भी सब्जेक्ट पर आप विशेष ध्यान दे सकते हैं, और एक बार नहीं कई बार दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मौन मंत्र के बारे में भाई क्या क्या जानकारी है, उसको हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, चलिए। सकते हैं बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे, एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो क्या आपके लिए संभव है? हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। नमस्कार साथियों, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र अपने नवाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। हम नए नए तरीके से स्टूडेंट के लिए सुलभ पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है मौन मंत्र, और उसके संदर्भ में बात करने के लिए घटना चक्र के चीफ एडिटर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये युक्ति है क्या, और इसका नाम मौन मंत्र ही क्यों रखा गया है? जैसा कि एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है प्रतियोगिता जगत में कि क्या पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना पढ़ें, तो जो क्या ना पढ़े का हिस्सा है उसी को हम लोगों ने एक शब्द में नाम दिया है मौन, और उससे संबंधित जो रणनीति है वह मंत्र है, यानी मौन मंत्र, यानी क्या ना पढ़ने की स्ट्रेटजी ही है मौन मंत्र। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ना पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके पहले ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। तो अगर ढेर सारी विषय की पाठ्य सामग्री है आपके पास, तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें का निर्धारण करना ही मौन मंत्र है। सर, मतलब इंफॉर्मेशन, जो कि ये डिजिटल युग है, इंटरनेट का युग है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर जो है आ जाती है। बिल्कुल, तो इसको और थोड़ा सा विस्तारित करके थोड़ा समझाने का प्रयास करिए सर। देखिए, ठीक कहा आपने कि आज के इंटरनेट के युग में किसी एक विषय पर टनों सामग्री अवेलेबल है, और सर अलग अलग सामग्री, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग बिंदु पर आप कह सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर टनों सामग्री अवेलेबल है। तो ऐसी दशा में यह कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। एक जमाने में इस बात की जरूरत होती थी कि सामग्री की अनुपलब्धता एक इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज सामग्री की ज्यादा उपलब्धता एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में मौन मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां मौन मंत्र से आशय है कि क्या ना पढ़े का निर्धारण करना। अब क्या ना पढ़े, यह निर्धारित करने के लिए हम साथ ही यह भी निर्धारित कर लेते हैं कि क्या पढ़ें। जब एक बार यह निर्धारित हो जाता है कि क्या पढ़ें, तो एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ जाती है, जो प्रतियोगिता जगत में प्रचलित है, वह बात कौन सी है? वो बात है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय 10 किताब के एक बार पढ़ने के। तो जब हमारे पास यह निर्धारित हो गया कि क्या पढ़ें, तो उसी चीज को हम लोग बार बार पढ़कर उसमें पारंगत हो सकते हैं और अपनी तैयारी की दिशा को नया धार दे सकते हैं, नई धार दे सकते हैं, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में ये बात ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है। मौन मंत्र उसी दिशा में की गई एक युक्ति है जिसको हम लोग विस्तार से बताएंगे। सर, आमतौर पर परीक्षार्थियों के संदर्भ में, प्रतियोगियों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। कोई 10 घंटे बताता है, कोई 12 घंटे, कोई 15 घंटे। तो जो मौन मंत्र का मामला आप बता रहे हैं सर, इसमें ये बता रहे हैं कि कम पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये दोनों चीज़ें सर एक अथक परिश्रम के बीच कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि
अगर हम आपसे कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ना जरूरी है, तो क्या आपके लिए संभव है? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं संभव है। एक सीमा होती है आपके अध्ययन की। अब उस सीमा के तहत किसी की सीमा अलग अलग हो सकती है कि कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन कोई 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, और कोई 4 घंटे केवल पढ़ता है तो वो इस बात की अपेक्षा भी ना करे कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सीमा है उस सीमा की भी एक दायरा है जो कि 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में कहीं हो सकता है। तो उस दायरे का के अंतर्गत रहते हुए, अपनी सीमा को पहचानते हुए, यह बात तो निश्चित है कि वो सीमित है, समय सीमित है। तो समय सीमा जो आपके पास है, जो आपकी क्षमता के अनुरूप है, उसका सदुपयोग करना इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें इस बात का निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि हम किन चीजों को ना पढ़ें। अब ये अलग विषय बनता है कि कैसे ये निर्धारित करें कि किसे ना पढ़ें और किसे पढ़ें। क्योंकि इसमें मौन शब्द जो आ रहा है सर, इसमें एक मौन शब्द आ रहा है इस रूप में कि आजकल आप जब देखेंगे एक दिवसीय परीक्षाएं अगर आप देखें तो उसके 50-50 सेट होते हैं। अब प्रायः देखा गया है कि इतने प्रश्न वो लाएंगे कहां से? तो एक सेट में अगर किसी विषय के एक टॉपिक से प्रश्न बना लेते हैं तो फिर संख्याएं या कुछ और बातें बदल करके हर सेट में उसी तरह के प्रश्न रख देते हैं। यानी रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, कंसेप्ट सेम होता है। कंसेप्ट सेम होगा। मैथ में अगर आप देख लीजिए तो संख्याएं बदल करके बार बार उसी को दूसरे सेट में रखते चले जाते हैं। तो अब एक ही प्रश्न है, मान लीजिए प्रतिशत का 25 तरह के अगर प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में, और उसमें एक प्रकार कोई है और उससे रिलेटेड 50 सेट में 15 बार वो प्रश्न आ गया, तो अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उस 15 बार में से जो 14 बार रिपीट हुआ उसको हम अलग कर दें, उन प्रश्नों को मौन कर दें, शांत कर दें और उस एक प्रकार पर विशेष ध्यान दें, तो वही मुखर प्रश्न हो गया। अब बाकी को हमने मौन कर दिया, और यह रणनीति ही मौन मंत्र है जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया, और तमाम तरह की परीक्षाओं में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सर अभी कुछ लेटेस्ट किस में अप्लाई किया गया है? अभी हम लोगों ने SI की परीक्षा में अप्लाई किया है कि बार बार पूछे गए प्रश्नों को हटा दिया है। इसमें 2 तरह की रणनीति अपनाई गई है, एक मैथ और रीजनिंग में अलग अलग, और इसी तरह से हिंदी, मूल विधि और सामान्य ज्ञान में अलग। मैथ रीजनिंग में हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह के सारे प्रश्नों को अलग छांटा गया और उसको एक कोड दिया गया, और फिर रिपीटेड प्रश्न देखा गया कि एक ही प्रकार पर जो यूनिक प्रश्न थे जो बार बार पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए जो रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए थे, उनको समान कोड दे करके हम लोगों ने चिन्हित किया। तब इस प्रक्रिया में यह पता चला कि अगर 1/3 प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें तो सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं। यानी इस तरह से मौन मंत्र रणनीति का उपयोग करके हम लोग अपना 2/3 समय बचा सकते हैं, 1/3 समय लगा सकते हैं। तो इस तरह से समय हमारा 2/3 बच सकता है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसको उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन उठा लिया गया। हाँ, तो सर जो बाकी प्रश्न है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अब जो यूनिक प्रश्न है अगर आपने पढ़ लिया उनको जी, तो अब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जान सकें कि जो हमने पढ़ा वो हमने रिटेन किया कि नहीं। बिल्कुल सर। वो हमने आत्मसात किया कि नहीं, वो हमको वो आ गया कि नहीं। तो उसको देखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है
सर्वोत्तम तरीका है कि फिर से उन प्रश्नों को लगा करके देखा जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने रिपीटेड प्रश्नों से टेस्ट बना दिए हैं, जो कि हम लोगों के ऐप पर आप पा सकते हैं, वो अवेलेबल है। और टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि जो यूनिक प्रश्न हम लोगों ने निकाल के रखे थे, जिनको आपने पढ़ लिया है, वो किस हद तक आपने आत्मसात किया। क्योंकि ऐप पर जब आप टेस्ट देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आपकी रैंकिंग आ जाती है। और रैंकिंग नो डाउट अच्छी आएगी, क्योंकि आप उस 1/3 प्रश्न को कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब सर एक पुस्तक तो दी गई है, लेकिन साथ साथ ये मंत्र जरूर दिया गया है कि आप इस मंत्र को अप्लाई करें पढ़ने में। हाँ, कि एक चीज को बार बार आप जो है पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज को बार बार पढ़ें। अब देखिए, आप इतनी बार पूछ रहे हैं एक ही बात को, अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं जी। जैसे फकीर से किसी ने पूछा कि यार बड़ी जल्दी में मैं हूं और कोई सार की बात कह दो, मेरे पास समय नहीं है। तो फकीर मौन रहा। तो उसने कहा कुछ बताते क्यों नहीं। तो फिर वो कहा कुछ शब्दों में तो बोलो। तो उसने कहा मौन, लेकिन यह भी एक दोहराव है, चाहे चुप रह करके हम बता दें मौन, और चाहे मौन कह करके बता दें कि मौन। तो कहा नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी, आप सार की बात कहिए। तो उसने कहा मौन मौन मौन, यानी जब सार की बात ही मौन है तो उसको हम चाहे जितनी बार कहें वो दोहराव होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई प्रश्न एक बार आपने पढ़ लिया और वही प्रश्न बार 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 पूछा गया, तो जितनी भी बार पढ़ेंगे आप वह उसी को पढ़ेंगे। अब उसी को आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को हटा दीजिए आप। उसके बजाय जितने टॉपिक्स में जितने ज्यादा प्रकार के प्रश्न हैं, पहले उनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। फिर बाद में नंबर आता है कि उसी को बार बार पढ़ें। और बार बार पढ़ने के लिए हमने आपको बता दिया है कि उसके लिए टेस्ट दीजिए। मतलब पहले आप एक बार तो जैसे फकीर ने कहा, सार की बात यही है कि मौन का मतलब बार 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 कहा जाए किसी बात को, तो उससे बात नहीं बनेगी, दोहराव। एक बार दोहराव की जरूरत नहीं। सर एक आमतौर पे एक और प्रश्न है कि लगभग 10-12 लाख 15 लाख कम से कम परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम में आजकल सम्मिलित होते हैं, और कंपटीशन सर 1 लाख 1.5 लाख लोगों के बीच में होता है। और जब परीक्षार्थी परीक्षा हाल में जाते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमने सवाल पढ़ा तो है, कहीं हमारी आंख के सामने से गुजरा तो है, लेकिन वो सवाल वो गलत करके आ जाते हैं। और उससे होता क्या है कि सिलेक्शन का वही 2-3 नंबर ही आपको बाहर भी कर देता है और आपको अंदर भी ले लेता है। उसमें ये कैसे सहायक है ये स्टडी? देखिए, जब आप बिना किसी रणनीति के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब ऐसा विस्मरण हो जाना बहुत स्वाभाविक है। जब आपके पढ़ने की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी और कारगर सिद्ध हो जाती है, कैसे हम उन चीजों को कम कर लें जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है। जब ये बात निर्धारित हो जाएगी तो ज्यादा ध्यान देने वाली चीजों को जब हम बार बार ध्यान देंगे तो वह हमारे स्मृति खंड में कलेक्ट हो जाएगा और ऊर्जा भी बचेगी। एग्जामिनेशन हॉल में वो ज्यादा पुख्ता ढंग से हमें याद आ सकेगा। तो इसलिए ये कारगर होगा वहां। सर क्या ये अभी तो एसआई की बात आपने की, आगे क्या कार्य योजना है इस तरह की? प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में हम लोग इस बात को लागू करेंगे, यानी कि दोहराव वाले प्रश्नों को हटाना और उन प्रश्नों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अलग रखना और उनके महत्व को बताना परीक्षार्थियों को, जिससे वो बार बार पढ़ करके उन चीजों को ज्यादा पुख्ता ढंग से तैयार कर सके। लेकिन इस क्रम में ये कतई मत समझिए कि हम किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे। अगर कोई प्रश्न एक बार भी आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे,
कोई प्रश्न 10 बार आया है तो उसको भी हम एक बार रखेंगे। तो एक बार आया हुआ प्रश्न भी है, 10 बार आया हुआ भी प्रश्न है। मतलब कोई यूनिक क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई यूनिक प्रश्न नहीं बचेगा, यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो 50 सैकड़ों सेट में आया हुआ हो। बस शेष क्या बचेंगे, मौन किनको किया जाएगा, दोहराव वाले प्रश्न किसको हम कहेंगे, उन प्रश्नों को कहेंगे जो एक से ज्यादा बार आए। देखिए, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जैसे हम लोगों के संस्थान द्वारा समझाए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में जो और वीडियोस आएंगे और समझाने की बातें होंगी, उनको समझ करके इस स्ट्रेटजी को आप जान सकते हैं। हाँ, किताब को देख करके आप ज्यादा जान सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में आप देखेंगे कि किस तरह से रिपीटेड और यूनिक प्रश्नों को अलग अलग किया गया है। इनको हम बहुत से नाम दे सकते हैं, ये तो एक मौन शब्द दे दिया गया, अदरवाइज एकदा बहुधा कह सकते हैं कि एक बार आए हुए प्रश्न, बहुत बार आए हुए प्रश्न, या एक बार आए हुए प्रश्न, एक से अधिक बार आए हुए प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तन, जिनकी प्रत्यावर्तिता ज्यादा है, ऐसे प्रश्न, यूनिक प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, कुछ भी कहिए, ये उस बात को इंगित करते हैं कि कैसे आपके ज्यादा पढ़ने की समस्या को हम कम करें। इसीलिए हम लोगों ने एक टैगलाइन भी दिया है, कम भी कारगर भी। आपका कम भी रहेगा और कारगर भी रहेगा। ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो ये सफलता के लिए तो एकदम रामबाण सिद्ध होगा। तो ये थे सर हमारे चीफ एडिटर सर, जिन्होंने एक नई स्ट्रेटजी आपके समक्ष रखी, मौन मंत्र। आप इसी तरह की स्ट्रेटजी से दो चार होते रहेंगे और हम इसी तरह के वीडियोज लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, लिखा है मौन मंत्र क्या है। देखिए, प्रतियोगी छात्र के शीघ्र सफलता का सबसे अनिवार्य एवं अचूक मंत्र है। मौन मंत्र जो है वो प्रतियोगी छात्र, जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक सबसे अनिवार्य और अचूक मंत्र है। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल में बातें लिखी गई, हर बातों को हम लोग बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे, इनकी खूबियों को समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का संबंध परीक्षा आयोग एक पाठ्यक्रम घोषित करता है तथा वह अनेक प्रश्न पत्र भी बनाता है। जैसे कोई आयोग है, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, तो हर आयोग क्या करता है, परीक्षा जब कराता है तो वह अनेकों प्रश्न पत्र बनाता है। और यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी छात्र की ड्यूटी है कि वह संपूर्ण पाठ्यक्रम के तहत बने इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों, मतलब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर आगामी परीक्षा में कैसे, भाई होता क्या, जब हम लोग किसी एग्जाम को देने के लिए तैयारी करते हैं, भाई ये एग्जाम हम टारगेट किए, इस एग्जाम को देना है, मान लीजिए 2024 का जो एसएससी का एग्जाम है, इसी को हम लोगों को देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले हम लोगों को पढ़ते हैं, बढ़िया से देखते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका लेवल क्या है और किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो छात्र क्या करते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़कर आगामी प्रश्नों का अनुमान लगाते हैं, मतलब आगे भी ऐसा क्वेश्चन आने का संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए भाई, ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते ना कि कुछ भी पढ़ लें, एग्जाम की तैयारी करना है, मतलब चाहे जो जहां से आए उसको पढ़ते रहें, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ना है हमको सही डायरेक्शन में, सही चीजों को पढ़ना, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का खूब प्रचलन चला है। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई छात्र तैयारी करता है तो वह सोचता है कि मैं जब एग्जाम को देने जाऊं उसके पहले उस एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम बखूबी देख लें, जिससे कि एग्जाम में हमको काफी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनको पढ़ने का खूब प्रचलन में है। जब से वनडे परीक्षाओं में ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होने लगी हैं, तब से प्रश्नों की खूब बाढ़ सी आ गई। भाई ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, तो चूंकि ऑनलाइन का सेटअप इतना अपने यहाँ है नहीं कि मैं एक ही दिन में सब लोग क्या करें, ऑनलाइन परीक्षा करा के खत्म कर दें। ऑनलाइन परीक्षाएं क्या है कि महीनों महीनों चलती रहती है, आप लोग जानते भी हैं। रेलवे वगैरह की परीक्षा 2-2, 3-3 महीने चलता है, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो गांव साइड में, शहर से आउटर में भी सेंटर बना देते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसके लिए क्लासरूम चाहिए, डेस्क बेंच चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जब होता है तो वहां पर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर स्कूल में अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन परीक्षा काफी लेट होती है, और जब लेट होती है तो क्योंकि क्वेश्चन, जब एग्जाम काफी दिन तक चलेगा
तो क्वेश्चन भी कई बार बनाना पड़ेगा आयोग को। अब क्वेश्चनों का भंडार सारा इकट्ठा हो जाता है। अब छात्र उसके लिए करेगा क्या, मान लीजिए कोई अगर ऑफलाइन परीक्षा है, ध्यान समझिएगा छोटी सी बात को, अगर मान लीजिए कोई ऑफलाइन परीक्षा बहुत कराएगा 2 शिफ्ट में कराएगा, बहुत कराएगा 2 शिफ्ट में कराएगा। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 2 शिफ्ट में कराएगा तो भाई 200 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उसको, सामान्य सी बात है। 2 शिफ्ट में कराएगा तो 200 क्वेश्चन उसको बनाना है केवल। लेकिन अगर यही परीक्षा ऑनलाइन होता तो 100 क्वेश्चन, पता चला कि आपका परीक्षा चल रहा है 1 महीने तक। कितने दिन चल रहा है? 1 महीने तक चल रहा है। तो आप सोचेंगे कि भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 दिन जब परीक्षा कराएगा तो हमको 3000 क्वेश्चन बनाने हैं। और 3000 क्वेश्चन ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब छात्र के पास समय ही नहीं है। अब छात्र क्या करे, जहां पर उसको 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे थे, अब ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से उसको 3000 क्वेश्चन, तो मैं एग्जांपल दिया हूं, बाकी 10,000 क्वेश्चन हो जाते हैं, वो बात नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं कि यहां पर 200 क्वेश्चन पढ़ने थे उसको, अब यहां उसको 3000 क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षाएं अब यहां पर ऑफलाइन से हटकर ऑनलाइन मोड में आ चुका है, और ऑनलाइन मोड में आने की वजह से क्वेश्चनों की खूब बाढ़सी आ गई है। प्रश्नों की संख्या में आई इस भयंकर वृद्धि रूपी समस्या के उपचुनाव निदान का मौन मंत्र एक पुस्तक एवं कक्षाएं। ठीक है, मतलब इन जो प्रश्नों का एक बाढ़ सा आ गया, इन प्रश्नों के बाढ़ से हमको बचने के लिए भाई कैसा ऐसा क्या जादू ला दिया जाए कि हम लोग इस 3000 क्वेश्चन को पढ़ने से बच सकें, हमारा समय बच सके, हमारी एनर्जी बच सके और चीजों को हम कर भी लें। तो इन सब चीजों को देखते हुए घटना चक्र की टीम एक बहुत ही आपके लिए योजना बनाकर लाई है मौन मंत्र के नाम से, और इनके हर एक बातों को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और समझना ही नहीं बल्कि उसको हम अप्लाई भी करेंगे जब क्या होगा कि हमारे जो एग्जाम हम देने जाएंगे वहां पर इसका लाभ आपको मिलेगा। अभी केवल समझते रहिए, सीखते रहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि मौन मंत्र क्या है, यहाँ पे लिखा है ऐसी युक्ति जो बार बार मुखर प्रतीत हो रही है, यानी दोहराव का बोध कराने वाली ज्यादा, लगभग 2/3 आवाजों को मौन मतलब अमुखर। मौन का मतलब होता है कि जो एकदम शांत रहे, और मुखर का मतलब है जो बोली जा सके, बार बार बोली जा सके। ठीक है, मौन मंत्र कहलाती है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब लिखा मौन मंत्र का परिणाम। मौन मंत्र का परिणाम भाई क्या है इसका परिणाम, तो देखिए ध्यान से लिखा, यदि प्रीवियस ईयर के समस्त प्रश्नों में से प्रत्येक वैरायटी के एक एक प्रश्नों को मुखर कर दिया जाए। ठीक है, अर्थात पढ़ा जाए, मुखर का मतलब बोला जाए, पढ़ा जाए, और इन्हीं प्रत्येक वैरायटी के प्रश्नों को मौन कर दिया जाए। मौन मतलब उसको शांत रखा जाए, बोला ना जाए, एकदम साइलेंट रखा जाए, अर्थात ना पढ़ा जाए। ठीक है, टेस्ट लगा लेंगे, बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी उस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो वह मौन मंत्र का परिणाम है। मौन मंत्र का परिणाम क्या है, जैसे मान लीजिए एक वैरायटी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके सामने 10 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप क्या करिएगा, केवल एक क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन को क्या कर देंगे आप, लगाएंगे, और बाकी जो 9 क्वेश्चन है इनको आपको छोड़ के रखना है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, छोड़ कर रखना है। तो ये जो है ये आपके मुखर हैं, इनको हमको करना है। और ये जो 9 क्वेश्चन हैं इनको क्या करेंगे आप, इनको आप मौन रखिए, इनको आप शांत रखिए। आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन अगर मैं लगा लूंगा तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं वैरायटी के क्वेश्चन तो ये भी हैं। जब मैं इसको लगा सकता हूं तो मैं इसको भी बड़े आराम से लगा सकता हूं, लेकिन समय और एनर्जी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी शांत रखेंगे, इसको भी मौन रखेंगे। इसको तो मैं बाद में भी कर लूंगा, अगर समय बचेगा तो हम लोग इसको बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग शांत रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, यहां पर क्या लिखा है, मौन मंत्र के तहत प्रकाशित एवं अध्यायित कक्षाओं से रूबरू होकर प्रतियोगी छात्र को कम पढ़कर या सुनकर संपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने या सुनने का बोध हासिल होगा। फलस्वरूप छात्र का मौन मंत्र शांत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए मंत्र किसे कहते हैं। मंत्र का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। ऐसी युक्ति जो प्रयोगकर्ता की ऊर्जा एवं समय बचाए और परिणाम उसको पूरा मिल जाए। मतलब एक ऐसा कोई मंत्र, से हम लोग कहते हैं भाई ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है भाई कि हम लोग बहुत ज्यादा मंत्र ना करके शॉर्टकट में क्या करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, कोई श्लोक बोल लेते हैं, तो पूरी हमारी उसमें एनर्जी आ जाती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मौन मंत्र का मतलब यही है कि हमको थोड़ा सा समय देना पड़े और थोड़ी सी हमारी ऊर्जा भी लगे, लेकिन जो परिणाम मुझे चाहिए वो परिणाम मेरा क्या होना चाहिए, वो परिणाम मेरा पूरा निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई गेस्ट आ गया
और आप गेस्ट आ गया तो आप उसको दरवाजे के अंदर नहीं बुलाए, आप दरवाजे पे खड़े करके उसको इतनी बखान उसका करने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बखान हमने यहाँ सुना है, वहाँ सुना है। आप उसका वहीं फूल माल स्वागत करने लगे, और मतलब उस कमरे में उसको बैठाए नहीं, बुलाए नहीं, आप पानी नहीं पिलाए, आप उसको 1 घंटा वहीं तारीफ किए। तो क्या मतलब निकला है इसका? कोई मतलब निकला? आप अगर जाते उसका हाथ जोड़कर स्वागत करते, आइए बैठिए, तो इतना भी बहुत था। भाई इतना उसको हम ना कर दे कि वो उब जाए, ठीक है। वही चीज यहां पर भी है कि भाई एक एक क्वेश्चन को, एक ही प्रकार के क्वेश्चन को मैं 10 बार अगर लगाऊंगा तो हम उब जाएंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को लगाएंगे और 9 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे इनको हम छोड़ कर रखेंगे, इनको हम मौन रखेंगे, इनको हम बाद में जब समय बचेगा तो हम फिर कभी देख लेंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँ मैं 9 क्वेश्चन लगा लिया हूं, मैं 9 क्वेश्चन लगा लिया हूं, लगा चुका हूं। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को लगा कर देख चुके हैं और इसी के कैटेगरी के ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपको और एग्जांपल के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है, जिससे कि चीजें आपके लिए और आसान हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है आपको समझाने का। यहाँ पे लिखा है मौन मंत्र आवश्यक रणनीति, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है बहुत सरल शब्दों में हम आपको निम्नलिखित तरीके से समझा सकते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के फल रखे गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ट्रे है और ट्रे ए है और ये ट्रे बी है। ट्रे ए में देखिएगा, यहाँ पर देखिए पपीता है, केला है, अंगूर है, सेब है, संतरा है, तमाम तरह के अलग अलग फल रखे गए हैं। और एक फल एक बार नहीं है। जैसे अगर आप ध्यान से देखना चाहें मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर लिखा है 10, तो 10 देखिए और भी कई जगह लिखे होंगे। हाँ देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी देखिए 10 है, 10 लिखा है, और यहाँ पर भी 10 लिखा है, ठीक है। हो सकता है और भी कहीं बार हो। तो देखिए 10 वाला क्या है नंबर, 10 नंबर वाला फल क्या है, पपीता है। तो पपीता यहाँ भी है, पपीता यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर और भी आप देखें तो 11 नंबर देखेंगे, ये संतरा है, यहाँ पर संतरा है, और कहाँ है भाई, यहाँ भी है संतरा, यहाँ भी है संतरा, और देखिए यहाँ भी है। मतलब कहने का ये है कि एक फल एक बार नहीं है, ट्रे ए में एक फल कई बार है और कई प्रकार के फल हैं। केले भी देखने को मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर अमरूद भी है, सेब भी है, नाशपाती भी है, पपीता भी है, अंगूर है, अनार है, लीची है, तमाम तरह के फल हैं। और आपसे कोई कह दे कि बताइए इन फलों का टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, तो आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे भाई इतना अगर फल मुझे खाना होगा तब तो हम पहली बार तो खा नहीं पाएंगे। और कंडीशन ये रखा गया कि आपको सभी फलों का टेस्ट बताना है। तो आप सोचेंगे इतना फल तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं जबरदस्ती खाता भी हूं तो मैं स्वस्थ नहीं बल्कि अस्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जाहिर सी बात है भाई, इतना फल अगर अवकाश से ज्यादा खा लेंगे आप तो बीमार तो पड़ना संभव फिक्स है। और उसके बाद उसी में से कोई एक लड़का आगे कह दे बताइए मैं खा सकता हूं, मैं सभी फलों का टेस्ट आपको बता सकता हूं, तो हम लोग कहेंगे भाई बताओ कैसे। तो वो क्या करेगा, यहां से एक पपीता देखिए यहां लाया, ठीक है। केला यहां पर बहुत बार था, एक केले को उठा के यहां ला दिया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर संतरा ला दिया। मतलब जितने भी वैरायटी के यहां पर फल रखे गए थे सभी वैरायटी में से एक एक फल उठा उठा के क्या कर दिया, वो ट्रे में भी सजा दिया, ठीक है। यहां पर बहुत सारे वैरायटी के फल हैं और बहुत संख्या में है, तो उसने क्या किया, बहुत संख्या पे ध्यान नहीं दिया, उसने हर वैरायटी के एक एक फल को उठाया और ट्रे बी में ला के रख दिया। और तब ट्रे बी आपका फलों से पूरा सज गया तो क्या करता, अब देखिए फल यहां पर इतने थे, अब फल यहां पर थोड़े हो गए, कम हो गए हैं। अब इसमें से वह एक एक फल खाया, अब बताता चला गया कि हाँ भाई केला का स्वाद कैसा है, पपीता का स्वाद कैसा है, संतरे का स्वाद कैसा है, अमरूद का स्वाद कैसा है। तो फलों को तो पूरा खाया नहीं और सबका स्वाद भी बता दिया, और सही बताया है भाई। एक केला खाए और चाहे 10 केला यहां खाता तो केले का स्वाद तो भाई आपको पता ही कैसा होता है। एक संतरा खाए चाहे 8 संतरा खाए, संतरे का स्वाद तो वैसा ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर एक प्रकार के एक क्वेश्चन को अगर आप लगा रहे हैं, अगर एक प्रकार के एक क्वेश्चन को अगर आप लगा रहे हैं तो उसी प्रकार के अगर 9 क्वेश्चन आपको और दे दिए जाएं तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेम यहां समझिए फल वाले क्वेश्चन, फल वाले फिगर से समझिएगा भाई। अगर मैं एक केला खा लिया हूं तो 10 केला खाने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 10 और खाऊंगा तभी मैं बता पाऊंगा टेस्ट, ये तो फिर बेवकूफी हो जाएगी। एक क्वेश्चन लगा के आप अगर 9 क्वेश्चन का आंसर देने का दावा करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये तो ठीक उसी प्रकार से है कि मैं एक केला खाया था और 9 केला मैं खाना छोड़ दिया, 9 केला मैं इसी ट्रे में छोड़ दिया, और मैं बता सकता हूं कि इन 9 केलों का टेस्ट कैसा होगा। सेम इसी पैटर्न पर हमको पढ़ाई भी करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है, हताश निराश नहीं होना है। आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन की वैरायटी को अलग अलग कर लीजिए,
ठीक है, हर वैरायटी के अलग अलग कर लीजिए और प्रत्येक वैरायटी में कम से कम 10 सवाल, 20 सवाल, 50 सवाल, 30 सवाल ऐसे ऐसे होंगे। तो आपको 25-50 सवाल नहीं लगाना हर वैरायटी के, आप हर वैरायटी में से केवल एक एक क्वेश्चन को लगाइए और जब एक एक क्वेश्चन को आप मजबूती के साथ लगा लेंगे, आप सीख लेंगे, तो आप कहीं भी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑफलाइन परीक्षा हो, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, आप बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को लगा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहां पर वही बातें लिखी गई हैं बहुत डिटेल में, आप अगर देखना चाहें तो वही बातें यहां डिटेल में लिखी गई। आइए आपको एक बार पढ़ के मैं समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखा है ट्रे ए में से सभी प्रकार के फल केवल एक ट्रे में रखा गया है। अब ट्रे बी में देखा जाए तो फलों की संख्या लगभग 1/3 हो गई है। ठीक है, देखिए ट्रे बी में देखेंगे फलों की संख्या लगभग 1/3 हो गई है और कम फलों को खाकर सभी फलों का स्वाद लिया जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, यहां पर हम फल कम खाएंगे लेकिन स्वाद हमको सबका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसएससी क्या करता है कि एसएससी के 10,000 से अधिक प्रश्नों के संबंध में हमने यही किया है, मिश्रित फलों की टोकरी में से के तहत एक एक फल निकालने की युक्ति इस्तेमाल करके हमने कई बार पूछे गए एक एक प्रश्न के लेकर बाकी एक पुस्तक निर्माण किया गया। भाई हमने क्या किया है कि एसएससी अभी तक जितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछा था, हमने वहां से एक एक प्रश्नों को लिया है और उसी से क्या किया है, एक पुस्तक हमने बनाया है। मतलब घटना चक्र की टीम ने इतना जबरदस्त मेहनत किया है आपके लिए कि एसएससी के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए थे, उन एग्जामों को देखते हुए, उन क्वेश्चनों को देखते हुए पूरी बहुत मोटी किताब बनाने की योजनाओं को हटा दिया कि भाई इतना मोटी किताब बनाएंगे तो बच्चे भी देखकर परेशान हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे एग्जाम के टाइम तक। तो उन्होंने क्या किया है कि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को ले लिया है और किताब बहुत पतली रखी है, लेकिन उस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो जान लीजिए कि आप 10,000 क्वेश्चन को लगा लिए। अगर उस किताब को पढ़ लिए तो 10,000 क्वेश्चन को लगा लिए, आप ये दावा कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसा कि आप इस फल वाले टोकरी के एग्जाम्पल को समझे हैं, सेम वैसा ही यहां पर घटना चक्र की टीम इस किताब पर इतना जबरदस्त वर्क किया है। अच्छा, किताब जब पतली रहेगी तो उसकी कास्ट भी कम रहेगी और कास्ट कम रहेगी तो हर बच्चे आसानी से इजी वे में खरीद सकते हैं, उनके लिए बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, उनको दिक्कत भी नहीं होगी। तो हर तरह से बच्चों के फायदा के लिए ये टीम लगातार निरंतर वर्क करती थी और आज भी कर रही, लगातार आगे भी करती रहेगी। ठीक है, चलिए अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे इस टॉपिक आपका देखा जाए तो टॉपिक में नंबर ऑफ सिस्टम है, नंबर ऑफ सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी रूल है, प्राइम नंबर है। हर टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या पद्धति जो टॉपिक है, इस टॉपिक में यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक है आपका वो विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित प्रश्न है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये यूनिक क्वेश्चन है और ये क्या है, रिपीटेड है और ये आपकी टोटल है। इनकी मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी तक जितने भी परीक्षा हुए हैं यूपीएस एसएससी की परीक्षा में अगर देखा जाए तो विभाज्यता से अभी तक 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन 42 क्वेश्चनों में से देखा जाए तो 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक क्वेश्चन है और यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं टाइप के, यही क्वेश्चन है जो इन्हीं के रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब डिजिट बदले होंगे या फिर जो उनके नियम है, जो लॉजिक हैं वो सेम रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार न पढ़ के अपने समय गंवाएं, अपना ऊर्जा गंवाएं, और हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन को लगा दीजिए। समझिएगा, अगर मान लीजिए, अगर समझ लीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन की प्रकार है, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है ये और उसी टाइप के अगर 5 क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं लगाने के लिए, तो आपका इसमें लाभ है कि हानि? भाई जाहिर सी बात है आपकी हानि है, क्योंकि एक प्रकार का क्वेश्चन है और उसी को मैं कह दूं 5 बार आप लगाइए तो आपका समय भी नुकसान हो रहा है और आपकी एनर्जी भी लॉस हो रही है। तो मैं कहूंगा कि भाई एक ही क्वेश्चन लगाइए और जो 4 क्वेश्चन बचते हैं इनको आप दावा करिए कि मैं इन 4 क्वेश्चनों को भी लगा सकता हूं। तो इसी के प्लान को हम लोग लेकर आए हैं कि हम लोग केवल यूनिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इन्हीं की जो अलग अलग वैरायटियां हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन में आएंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे कि भाई जब समय रहेगा तो इनको बाद में भी पढ़ लेंगे और नहीं रहेगा तो हम लोग यूनिक क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं। अगर ये मुझे अगर क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन तो 100% क्लियर ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका जो टॉपिक है, देखिए अलग अलग यहाँ पे देखिए इकाई के अंक, यूनिट डिजिट है, संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न है, संख्या संबंधित प्रश्न है, अलग अलग यहाँ पे देखिए हर टॉपिक है, हर टॉपिक को हमको पढ़ना है और हर टॉपिक की यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है, यहाँ पर दर्शाए गए हैं, दिए गए हैं।
तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां पर चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए जो पहला टॉपिक है आपका, वो पहला टॉपिक क्या है भाई, विभाज्यता का नियम। क्या है? विभाज्यता का नियम, मतलब कौन सी संख्या किससे कटती है। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले यहां पर लिखा है कि 2 से कटने वाली संख्याएं 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, डॉट 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 आगे भी इसी तरह से है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सवाल लगाने से पहले कुछ नियम को हम लोग पढ़ेंगे। जब नियम हम लोग पहले पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन लगाने में हम लोगों को काफी उससे मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए पहले देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन को समझना है। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है, ध्यान से देखते रहिएगा। ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि दुनिया की हर एक संख्या एक से तो कटता ही है। तो एक का कोई नियम नहीं होता है, हर एक संख्या एक से कटता है। तो हम लोग उसको छोड़कर कहां पढ़ेंगे, 2 से पढ़ेंगे कि 2 से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि संख्या छोटी हो या बड़ी, आपको संख्या देखकर परेशान नहीं होना है। उस संख्या के यूनिट डिजिट पर जाइएगा, उस संख्या के क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर जाइएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को देखिएगा, ये संख्या या तो इवन नंबर होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उसको देखकर परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। उस संख्या के इकाई के अंक पर जाइए और उसको ध्यान से देखिए कि जो इकाई का अंक है क्या कोई इवन नंबर है या तो जीरो है। अगर इवन नंबर या जीरो है तो आप 100% कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, बाकी आप लिखने के लिए कहोगे तो मैं यही भाषा में लिख भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि समय बचा रहे आपका, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। और वैकेंसी अगर ज्यादा है, अधिक है, तो आपको समय को मैनेज करके चलना है कि हम एक बार चीज को नहीं बल्कि एग्जाम तक हम उसको कई बार रिपीट कर लें, जिससे कि सारी चीजें और क्लियर हो जाएं। कोई हमारे अंदर मतलब कमियां ना रहे कि एग्जाम में जाने के बाद एहसास हो कि इस चीज को हम और कर लिए होते तो आज बेहतर किए होते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग क्या है, मौन मंत्र जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसकी खासियत आपको बता दी जा चुकी है कि उसको कैसे किस प्लान के तहत हमको पढ़ना है कि चीजें हमारी विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएं और सिलेक्शन हमारा आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इकाई का अंक जो यहाँ पे था 2, कि 2 से कटने वाली संख्या का पहचान क्या है, तो 2 से वही संख्या कटेगी जिसके यहाँ पर यूनिट डिजिट इवन हो या तो यूनिट डिजिट क्या हो, जीरो हो, वही संख्या आपकी 2 से कट सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर अगर आपसे मैं कह दूं कि इकाई का यूनिट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है। भाई कैसे मैं जानूंगा कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, या फिर मैं एक एग्जांपल ही लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 21351726151 कोई संख्या ऐसे लिख दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि बताइए ये संख्या 3 से कटेगा, तो आप देखकर क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। भाई इतनी बड़ी संख्या दे दिया गया मेरे सामने, और इतनी बड़ी संख्या को हम देख के कैसे गेस कर लेंगे संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका पहचान क्या है, ध्यान समझिएगा। जो भी संख्या दिया रहता है, इन संख्याओं का पहले आप योग निकालिए। इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, पहले टोटल करिए, और टोटल देखिए क्या आता है। अगर उनका टोटल 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी, और अगर इनका टोटल जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिख दूं 231 और मैं कहूं कि भाई बताइए ये संख्या 3 से कटेगा, तो आप क्या कहेंगे कि इनको पहले जोड़ लीजिए। तो 2 और 3 क्या हो गया, 5, 5 और 1 क्या आ गया, 6। इनका जो टोटल है वो 6 है, 6 है। इनका टोटल है 6, और इस 6 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 100% क्या होगा, कट जाएगा। मतलब ये पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं। तो आप अगर देखना चाहें तो आप भाग देखकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या 231 आपका 3 से डिवाइड होगा। बिल्कुल देख लीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ पर 3 सत्ते 21, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब ये डिवाइड हो गया, पूरा कट गया।
तो अब देखिए, अगर ये संख्या आपके सामने दिया जाए तो भाई संख्या छोटी हो या बड़ी हो, आपका जो नियम है, जो लॉजिक है, वो तो छोटे संख्या पर भी लागू करेगा और बड़े संख्या पर भी लागू करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आइए इनको देखते हैं। इनको सबको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एक कोई हमको संख्या मिलेगी, एक कोई क्या मिलेगी, एक कोई संख्या मिलेगी और उस संख्या में हमको 3 से भाग देना रहेगा। उस संख्या में क्या करना रहेगा, हमको 3 से भाग देना रहेगा। और जब 3 से भाग देंगे तो अगर ये कट रहा है तो पूरी संख्या भी कटेगी, अगर ये नहीं कट रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर एग्जाम का प्रेशर रहेगा, अगर एग्जाम का प्रेशर रहेगा, समय का दबाव रहेगा कि भाई मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो हो सकता है कि मैं इनको जोड़ने में ही गलती कर दूं। और जोड़ने में अगर गलती कर दिए तो टोटल भी गलत आएगा, और जब टोटल गलत आएगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा। तो जोड़ने से बचने के लिए हमको क्या करना है, जो संख्या लिखा है, जो संख्या लिखा है उसमें से देखिए कौन सी संख्या डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से काटने के लिए देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो 6 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें जो संख्याएं बची हैं वो डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको जोड़ जोड़ कर क्या करेंगे कि 3 के मल्टीपल में लिखे। जैसे देखिए 5 और 1 क्या होता है 6, 7 और 2 क्या होता है 9, 9 भी 3 से कटता है, 5 और 1 6, ये भी कटता है 3 से, 2 और 1 3, पूरा पूरा कट गया, कुछ शेष बचा नहीं। और अगर कुछ शेष नहीं बचा तो ये संख्या 100% 3 से डिवाइड होगा। अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ के भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 5 11, 11 1 12, 12 7 19 हो गया, 19 और 2 21 हो गया, 21 और 6 27 हो गया, 27 और 5 32 हो गया, 32 और 1 क्या आ गया 33। हमने सबको जोड़ा है, हमने जब सबको जोड़ा है तो 33 आया है। और 33 में अगर 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट के क्या आएगा 11 बार में कट जाएगा। मतलब ये इनका जो टोटल है वो 33 है और ये 3 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या आपकी क्या है वो 3 से कट रहा है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो चाहे आप जोड़कर निकालें और चाहे आप इसको यहीं पर ऐसे ऐसे काट कर भी चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी समझ चुके होंगे कि 3 से कटने का पहचान क्या होता है। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। क्योंकि भाई देखिए क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बहुत लॉजिक है इनके डिविजिबिलिटी रूल, उनको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पर आएंगे तो वहां पर मैं अगर आपको समझाऊंगा लॉजिक या नियम तो ठीक नहीं, पहले हम लोग कुछ जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा भी आएगा। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की मैं बात करता हूं कि कोई संख्या 4 से कैसे कटेगा, मैं कैसे पहचानूंगा कि 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई संख्या दिया है, कोई संख्या दिया है इतना बड़ा सा, मैं कह दूं कि भाई संख्या 4 से कटेगा, बताइए क्या है इसका पहचान। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो भी संख्या दिया है उस संख्या पर सभी नंबरों पर नजर मत डालिए, सभी नंबरों पर नजर मत डालिए कि भाई हर जगह क्या क्या लिखा है। आपको क्या करना है कि केवल लास्ट के 2 नंबर पर ध्यान दीजिए, केवल लास्ट के 2 नंबरों पर ध्यान दीजिए और आप उसको चेक करिए कि क्या दोनों लास्ट के जो 2 नंबर हैं ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। और अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। भाई जो भी नंबर लिखा है हमें पूरे संख्या पे ध्यान नहीं देना है, हर एक नंबर पर ध्यान नहीं देना, हमको क्या लिखा है, जो लास्ट के 2 नंबर लिखे इसी पर नजर डालिए अपना और इसको गेस करिए क्या ये संख्या 4 से कटेगा। और अगर ये लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। या तो एक तरीका और है कि ये दोनों नंबर क्या हो 0 0 हो, ये दोनों नंबर क्या हो 0 0 हो, तो भी आप कह सकते हैं कि संख्या 4 से कटेगी। चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताइए क्या होगा, सही है कि गलत। देखिए मैं लिख दे रहा हूं 3 2 5 4 9 7 2, बताइए ये संख्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल बताइए भाई, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या करेंगे कि हमें हर एक नंबर पर नजर नहीं डालना है, हमको केवल लास्ट के दोनों नंबर को ध्यान से देखना है। और ये लिखा है 72, अगर 72 में मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या लिखेंगे भाई, 4 1 कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32। भाई आपका 72 4 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर 72 4 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, देखिए ध्यान से। अगर यहां पर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है 9 5 3 2 4 8 0 0,
मैं इस तरह से कोई संख्या लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने बताया था दो तरीका, कि एक तो उसके दोनों अंक जो हैं, लास्ट के जो दो नंबर हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, और या तो दोनों अंक जो हैं वो क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। तो 0 0 यहां पर दिख रहा है मुझको, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये 100% 4 से डिवाइड होगा। ये जो कंप्लीट संख्या है आपकी ये 4 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? चलिए, अगर इन सारी बातों को आप अगर अच्छे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए, जबकि समय कम है, समय को देखते हुए हम लोगों को एक प्लान करके पढ़ाई करना पड़ेगा कि भाई कैसे पढ़ें हम लोग कि कुछ हमारा छूटने ना पड़े, ना मैथ छूटे हमारा, ना इंग्लिश छूटे, ना जीएस छूटे, ना रीजनिंग छूटे। हर चीज को हमको एक मतलब समय को बांट कर चलना है कि हमको कितने कितने समय हर सब्जेक्ट पर देना है। ठीक है, चलिए, अगर एक प्लानिंग आप स्टार्टिंग में कर लेंगे तो लास्ट में सफल होंगे। नहीं पता चला कि आप कुछ दिन पढ़ने के बाद जब एग्जाम का डेट आ गया तब आप प्लानिंग करने लगे कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें, इसको छोड़ें उसको पकड़ें, तब फिर सारा चीज बेकार हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, अभी वैकेंसी आई, फॉर्म पड़ रहा है, तो आप लोग क्या करिए कि एक पूरे नियम क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग के तहत अपना नियम बना लीजिए कि हमको करना कैसे है, पूरे 24 घंटे में क्या करना है। ठीक है, चलिए, आप 4 भी पढ़ लिए हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग 5 की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, अब 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, देखिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, कोई संख्या दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई ये संख्या 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये संख्या 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या बताएंगे, बताइए ध्यान से। आप कहेंगे कि जो भी संख्या दिया है, जो भी संख्या दिया हो, संख्या चाहे छोटा हो और चाहे पूरा बोर्ड भर के इतना बड़ा दे दे, यहां से लेकर वहां तक लिख दे, आपको कभी परेशान, कभी हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि जो इसका पहचान है, जो इसका पकड़ने का तरीका है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। आप क्या करिएगा कि जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट के नंबर को ध्यान से देखिए कि लास्ट में क्या लिखा है। लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए बात? बताइए कि भाई जो भी संख्या दिया है, जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट में या तो 5 हो या तो क्या हो, 0 हो, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान से बताइए क्या है, सही है, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए देखिए, लिखा है यहां पर 7 3 2 5 4 9 8, ये संख्या लिखा है। मैं आपसे पूछूं बताइए ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के नंबर पर ध्यान देंगे कि लास्ट में क्या लिखा है भाई, 8। जबकि मैंने क्या बताया था आपको कि यहां पर अगर आपको 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अगर ये चेक करना है तो आप चेक करिए कि या तो 5 होना चाहिए और या तो 0 होना चाहिए। ना तो यहां पर 5 है ना तो 0 है, तो ये संख्या आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूं 9 8 3 2 4 7 5 9 5 3 0, मैं ये संख्या लिख दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो आपके मन में तुरंत ये बात स्ट्राइक करेगा कि हाँ, सर ने बताया था कि जो संख्या दिया है उसके जो लास्ट का नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। तो 0 यहां पर है, 0 यहां पर है, और अगर 0 है तो ये 100% क्या होगा, ये 100% 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है, एक दो क्वेश्चन अपने से भी आप लोग लगाते रहिए, देखते रहिए कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई परेशानी ना आए। बाकी उसके बाद हम लोग चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा, क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की तरफ। चलिए इसको हटाते हैं। जितने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल को आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, इनके नियम को आप लिखेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, बार बार चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखिए कि 6 से कटने की पहचान। लेकिन आप जानते रहिएगा कि 6 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। 6 किसी न किसी से मिलकर बना है, और ये किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि 6 हमारा जो है वो 2 और 3 का गुणा करने पर बना है। 6 कैसे बना है भाई, 2 और 3 का गुणा करने पर बना है। इसका मतलब यह है कि जो भी संख्या 6 से कटेगी, जो भी संख्या 6 से कटेगी वह 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। मैं कहिए तो उसको लिख दूं भाई, आपको अगर दिक्कत हो रही है। 6 से
वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से हो। ठीक है, चलिए 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से हो रहा हो। ऐसा नहीं कि 2 से हो जाए 3 से ना हो तो भी मैं कह दूं 6 से कटेगा, ये पॉसिबल नहीं है। या 3 से हो जाए 2 से ना हो तो भी मैं बोल दूं 6 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। आइए इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप। एग्जाम्पल पहले देखते हैं भाई। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दे दूं यहां पर आपको, मैं लिख दे रहा हूं 7 5 2 1 9 2 और उसके बाद 1 6। चलिए अब बताइए यह संख्या 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर इस संख्या को काटना है हमको, तो हमको 6 से नहीं बल्कि 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 और 3 से कटेगा तभी पॉसिबल होगा 6 से कटने के लिए। तो चलिए अगर 2 और 3 से मुझे चेक करना होगा तो हम पहले 2 से चेक करेंगे कि पहले 3 से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का पहचान ये है कि जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट के नंबर पर ध्यान दीजिए, और लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट के अंक इवन नंबर होने चाहिए और या तो 0 होना चाहिए। तो चलिए भाई 0 नहीं लेकिन इवन नंबर है, तो चलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो 2 से पास हो गया, 2 से तो कट रहा है। अब बारी किसकी है, 3 से कटने की बारी है। चलिए 3 से काटते हैं। तो 3 से काटने का पहचान क्या है कि जो भी संख्या दिया है इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और अगर इनको हम लोग जोड़ने लगे तो हो सकता है जोड़ने में कहीं गलती कर दें। भाई मान लीजिए आज आप लोग कमरे पे हैं, अपने घर पर हैं, गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही आदत बनी रही तो एग्जाम में अगर जोड़ने लगेंगे तो एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि उल्टा सीधा इंसान जोड़ लेता है और उसको बार बार जोड़ने पे लगता है मैं सही ही जोड़ रहा हूं। तो प्रेशर एक अलग चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तरीका ही बदल देते हैं कि प्रेशर कितना भी रहे आपको दिक्कत ना होने पाए। तो इसमें संख्या चेक करिए, जो संख्या डायरेक्ट 3 से कट जाए। चलिए 6 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा। और चेक करिए भाई 7 और 5 12 होता है, 12 भी 3 से कट जाएगा। 2 और 1 3 होता है, 3 भी 3 से कट जाएगा। 2 और 1 3, इसका मतलब 3 भी पास हो गया। चलिए भाई 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये जो संख्या थी आपकी वो 100% 6 से कटेगा। वो 100% क्या होगा, 6 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। चलिए इसको हटाते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि नियम अब कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही नियम हम लोग पढ़ लेंगे और नियम पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सीधे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और उन क्वेश्चनों को हम लोग इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ लिए तो उसी क्वेश्चन के, जैसे मान लीजिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कल बताया था कि एक टोकरी है, एक टोकरी है, एक टोकरी 1 है, ठीक है, ये भी टोकरी है, ये टोकरी 2 है। ध्यान समझिएगा, इसमें मान लीजिए केला रखा गया है। चलिए केला हो गया, ये एप्पल हो गया, यहाँ पर ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए बनाना हो गया। यहाँ पर देखिए फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका केला आ गया। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, एप्पल आ गया, यहाँ पर ग्रेप्स आ गया, यहाँ पर ऑरेंज आ गया, फिर यहाँ पर ऑरेंज आ गया। इतने सारे फल रख के मान लेते हैं, ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं आपसे कह दूं कि भाई इस टोकरी में जितने भी फल रखे हैं जरा इनका टेस्ट लेकर बताओ कैसा कैसा है। तो आप कहेंगे यार तो बहुत ज़्यादा फल है, मैं इतने फल को खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं इतना फल खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हमने कहा तब कोई तरीका है इसका? तो आप सोचेंगे कि नहीं बिना खाए बता भी नहीं पाएंगे। भाई खाएंगे तभी तो बता पाएंगे, अब बिना खाए बता नहीं पाएंगे तो आप हार मान जाएंगे कि मेरी बस की बात नहीं, मैं खाना चाहूंगा तो मैं खाऊंगा जरूर, शुरू तो करूंगा, लेकिन पूरा मेरे बस की बात नहीं, मैं पूरा इस टोकरी को खाली कर दूं। तो मैं कहूंगा तब आपकी बस की बात नहीं, आप हार मान जाइए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप हार गए। लेकिन उसी में से एक बुद्धिमान प्राणी आएगा, बुद्धिमान लड़का आएगा, वो क्या करेगा कि कहेगा भाई यहाँ पर केला भी है
और एप्पल भी है, ग्रेप्स भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है, सब है। तो एक काम करो, एक केला उठा के यहाँ लेते आओ, ठीक है, एक एप्पल उठा के यहाँ लेते आओ, उसके बाद बोलेगा एक ग्रेप्स उठा के यहाँ लेते आओ, फिर एक बनाना लेते आओ यहाँ पर, और एक ऑरेंज लेते आओ, ठीक है, और कोई फल तो छूटा नहीं है। सभी फलों का एक एक फल उठा उठा के अलग टोकरी में रख दिया। अब काम मैं बताता हूं इसका स्वाद कैसा होगा। उसने एक केला खाया, बताया क्या स्वाद है, एक बनाना भी खा लिया, एक एप्पल भी खा लिया, ऑरेंज भी खा लिया, ग्रेप्स भी खा लिया, सभी को सभी खा लिया। और अब उसने बता दिया कि हर एक फल की क्वालिटी क्या है, कौन मीठा है, कौन तीखा है, कौन कड़वा है, मतलब उस सब के बारे में जानकारी ले लिया है। तो अब सेम वही स्ट्रेटजी हम लोगों को अपनाना है अपने एग्जाम में, कि हम लोगों को अगर एसएससी की बात करें तो भाई एसएससी अभी तक अगर देखा जाए तो कम से कम 10,000 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम के समय मैं आपसे कह दूं कि आप 10,000 क्वेश्चन लगा डालिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क है, मान लीजिए इससे 100 क्वेश्चन आए हैं, अभी तक मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए हैं, तो हर एक चैप्टर के, ध्यान समझिएगा, हर एक चैप्टर के लगभग मान लीजिए 10 से 15 टाइप होते होंगे, 10 से 15 टाइप होते हैं जो क्वेश्चनों के बनते हैं, ठीक है। 10-15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन क्या करते हैं, बार बार अंक बदल बदल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मान लीजिए यहां पर एसआई और सीआई की बात कर दिया जाए कि एसआई और सीआई की बात करिए, मान लीजिए भाई 150 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनके भी क्या है, बहुत होंगे, 15 से 20 प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है, 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन इसके होंगे। ऐसे ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में ऐसे ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि भाई 100 क्वेश्चन लगाई टाइम एंड वर्क के, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है भाई, हम तैयारी कर रहे हैं तो मुझे मैथ पढ़ना है, साथ में रीजनिंग पढ़ना है, और जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पर मुझे फोकस करना है। तो हमने कहा भाई इस 100 क्वेश्चन तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 100 क्वेश्चन न लगाकर वही याद करिएगा, जो टोकरी, बड़ा वाला टोकरी और छोटा वाला टोकरी की मैं बात किया हूं आपसे, कि आप क्या करिए कि हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन ले लीजिए। तो आपने देखा कि कुल 10-15 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कुल कितने बन रहे हैं, 10-15 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप 10-15 टाइप के क्वेश्चन को लगा लिया, और 10-15 टाइप के क्वेश्चन को लगा के आप दावा करते हैं कि ये 100 क्वेश्चन मैं लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइए, कोई क्वेश्चन लाइए, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। मुझसे 100 मत लगवाइए, लेकिन जो मन करे आप लाइए, मैं क्वेश्चन को लगाऊंगा। आप इतने दावे से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इनके हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एसआई और सीआई है, एसआई और सीआई में 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन अगर आपको लगाना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि और सारे चैप्टर हैं, और सारे सब्जेक्ट हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया कि भाई आपको तुरंत याद आएगा कि बड़े वाले टोकरी की हाल और छोटे वाले टोकरी की कहानी यहीं पर हमको यूज करना पड़ेगा, तभी चीजों को हम आसानी से कर पाएंगे। तो आपने क्या किया कि 150 क्वेश्चन को कहा भाई हम इसको नहीं लगाएंगे, हम केवल क्या करेंगे, जो 10-15 टाइप के क्वेश्चन है हम केवल इन्हीं को लगाएंगे, और इनको लगाने के बाद हम दावा कर देंगे, किसको, हम दावा कर देंगे इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जैसे ही आप अगर इन क्वेश्चनों को लगाते हैं, आप कहेंगे हम जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन के बाहर नहीं है, सब इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये बात आप समझ गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक तरीका है, ऐसा तरीका आज तक अभी तक किसी ने यहां पर फॉलो नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 जिसे आपने 6 तक पढ़ा है, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है भाई, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 250 और उसके बाद हम अगर हम ले लें भाई 250 1562, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई संख्या है और इस संख्या को मैं कह दूं बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करिएगा कि जो भी संख्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, जो भी संख्या दिया है उसका आप राइट साइड से 3-3 नंबरों का ग्रुपिंग कर लीजिए, 3-3 नंबरों का ग्रुपिंग कर लीजिए। आपने देखा कि एक ग्रुप यहां बन गया, दूसरा ग्रुप यहां बन गया, और तीसरा वाला यहां था, लेकिन ये 3 नंबरों का तो नहीं है, लेकिन ग्रुप से अलग रहेगा। 3 नंबर से ज्यादा ग्रुप मुझे नहीं बनाना है, 3 से कम रहेगा चलेगा, जो बाहर बच जाता है वो रहेगा चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा मुझे ग्रुप नहीं बनाना है। अब ग्रुप बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है कि जो ग्रुपिंग आप किए हैं इनको एक छोड़कर अगले ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए। जैसे आप पहला ग्रुप ये है तो इसको क्या करिए, इसके साथ जोड़ दीजिए। इसके बाद जो आता है उसको छोड़ दीजिए,
इसके बाद जो आता है उसको छोड़ दीजिए, अगले वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो 562 था, अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 564 हो जाएगा। घटाना क्या है आपको, 501। ये कितना है, 501, इनको घटा दीजिए आप, कितना आएगा, 63। ये इनका क्या है, डिफरेंस, अंतर आया 63। अब 63 में 7 से भाग दीजिए, क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर ये कटेगा तो पूरी संख्या आपकी 7 से कटेगी। अगर ये कट रहा है अंतर, अगर इसका अंतर कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी क्या होगी, वो 7 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चलिए ये बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। करना क्या है कि जो भी संख्या दिया है ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। राइट साइड से आपको 3-3 नंबरों का ग्रुप बनाना है, जितने भी ग्रुप बन सके बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बना दीजिए और ग्रुप बनाने के बाद पहले वाले ग्रुप को आप सेट कर लीजिए कि भाई पहला ग्रुप ये है, और इस पहले वाले ग्रुप के बाद जो अगला ग्रुप होता है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और फिर अगले के साथ जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहां भी कोई ग्रुप रहा होता, यहां भी कोई ग्रुप रहा होता, तो हम लोग क्या करते, इसको इसके साथ जोड़ देते। तो जब इनको जोड़ेंगे तो एक वैल्यू इनको जोड़ने पर आएगी और एक वैल्यू इनको जोड़ने पर आएगी, ठीक है। दोनों का निकालेंगे अंतर, दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, और उस अंतर में क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे। अगर ये अंतर इनका 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी 7 से कटेगी, और अगर ये अंतर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये क्या कहता है। कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या कहेंगे कि संख्या छोटी हो या बड़ी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि अभी तक नहीं पढ़ा है। अब देखिए 8 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 9, 10 नहीं पढ़ना है, 11, 12, 13 पढ़ के फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन पर। बाकी और आगे जब क्वेश्चन में कोई बदलाव आएगा, कोई चेंजेस आएंगे तो हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पर कोई संख्या दिया है इतना बड़ा और ये पूछ रहा है क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या बताया आपसे कि जो संख्या दिया है उस संख्या के लास्ट के 3 नंबरों पर ध्यान दीजिए। तो लास्ट के 3 नंबर क्या है मुझे नहीं पता, यहां पर तो खाली खाली है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहां पर तो खाली है। इन 3 नंबरों को ध्यान दीजिए और देखिए क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 नंबर 8 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर ये 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। एक चीज और ध्यान दीजिए, या तो यहां पर क्या होना चाहिए, 3 0 होना चाहिए। कंडीशन समझिएगा, या तो तीनों संख्याएं 8 से डिवाइड हों या तो लास्ट में 3 0 हों, तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 2 5 7 9 1 6 5 1 2, ठीक है। चलिए मैं कह रहा हूं इस संख्या को चेक करिए क्या 8 से डिवाइड होगा। तो आप क्या कहेंगे, पूरे संख्या में 8 से भाग दें, ये पॉसिबल है नहीं। और अगर आप भाग भी देंगे तो एग्जाम में इतना दबाव रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि आप भाग देकर सफल नहीं हो सकते। हो सकता है छोटी छोटी गलतियां हो जाएं आपसे और क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लास्ट के 3 नंबरों पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है 512 लिखा है, इसमें आप 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग देंगे भाई, चलिए काटते हैं। 8 छंग 48 होता है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 चौक 32 होता है, 64 बार में पूरा पूरा कट गया। मतलब ये जो तीनों संख्याएं थी, तीनों नंबर थे लास्ट में, वो तीनों नंबर आपके 8 से डिवाइड हो गए। और अगर ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि समय कम है। मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पर 8 से भाग देकर दिखाऊं, बाकी आप स्वतंत्र हैं, घर पे बैठकर आराम से कमरे पे बैठकर पूरा भाग देकर एक एक क्वेश्चन को चेक करिएगा, कहीं कोई फॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। या एक तरीका और है इसका, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, इसको हटा देते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं 9 3 5 7 6 8 1 0 0 0, मैंने 3 0 लगा दिया। अब बताइए ये संख्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आपने कहा हाँ, आपने बताया था कि जो तीनों संख्याएं लास्ट की होती हैं वो 8 से कटनी चाहिए, या तो लास्ट में 3 0 होना चाहिए। तो 3 0 तो दिख गया, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, 3 0 तो साफ साफ दिख गया। तो हम तो आंख बंद करके बता सकते हैं कि हाँ ये 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये नियम है। ये क्या है, ये एक नियम है।
और इस नियम को इसलिए कहा जाता है कि हर एक नियम को अपने कॉपी में लिखते चलिए। अभी आप लिखते चलेंगे, एग्जाम के टाइम पे केवल आपको एक बार रिवाइज करना रहेगा, और रिवाइज बस कर लेंगे तो आपका समय डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैं बता दूं कि आप रटने लायक कोई चीज नहीं, हर चीज एक समझ के चलिए। हर चीज अगर आपको एक से लेकर ज्यादा नहीं, एक से लेकर एक तो मान लीजिए कोई मतलब ही नहीं है, 2 से लेकर 19 तक डिविजिबिलिटी रूल आप याद रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन में आता जानते क्या क्या है, 88 का दे देगा, 72 का दे देगा, 56 का दे देगा, कुछ भी दे सकता है ऐसे। भाई 88 अपने आप से तो अकेले है नहीं, 88 किसी से मिलकर बना है। किससे मिला है भाई, तो किससे बना है, 11 गुणे 8 से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए भाई अब कहने के लिए कह सकते हैं 44 गुणे 2 से मिलकर बना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि इसको 2-2 के मल्टीपल, 3-3 के मल्टीपल, 5-5 के मल्टीपल, 7-7 के मल्टीपल, इस हिसाब से मुझे तोड़ के चलना है। तो 11 गुणे 8 से बना है। इसको बताइए 72 किससे मिलकर बना है, तो आप बताएंगे कि 8 गुणे 9 से मिलकर बना है। देखिए ये 2-2 का मल्टीपल है और ये 3-3 का मल्टीपल है। इसको देखिए, इसको क्या बताएंगे आप, 7 गुणे 8, 7 8 56, ये 2-2 का मल्टीपल है, 7-7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमको जब बड़ी बड़ी संख्याएं आने लगेंगी तो वो अकेले नहीं रहती है, वो किसी न किसी संख्या के मल्टीपल से, सहयोग से मिलकर बनी रहती हैं। तो अगर आपको बताइए, क्या आपको नहीं पता है, 8 का नहीं पता है, बिल्कुल अभी 8 का आप पढ़ रहे हैं, 11 का मैं आपको बताने ही वाला हूं अभी 8 का देखिए, अभी 9 का बताने वाले हैं, 7 का पढ़ चुके हैं, 8 का देखिए मैं बता रहा हूं। तो अगर आप यहां पर अगर 2 से लेकर 19 तक आप अगर सही अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, तो मैं बता रहा हूं कि डिविजिबिलिटी रूल के एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करने पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है कोई चीज रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो 100% क्वेश्चन को करके आएंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है, 9 से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है। कोई भी संख्या दिया हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, आइए देखते हैं हम लोग। कोई भी संख्या दिया हो, संख्या छोटी हो या बड़ी, कोई दिक्कत नहीं हमको, संख्या छोटी हो या बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जो भी संख्या दिया है इन संख्याओं का क्या निकाल लीजिए आप, टोटल। इनका क्या निकाल लीजिए, टोटल इनका कुछ आएगा, 100, 50, 70, 80, 150, 200 कुछ तो आएगा। जो भी टोटल आएगा उसमें क्या कर दीजिए, 9 से डिवाइड। याद करिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 जो आप पढ़े हैं अभी जो आप पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, और उसी के सेम उसी पैटर्न पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का जो लॉजिक है, जो नियम है, इसी पैटर्न पर आपको ये भी पढ़ना है, 9 वाला भी। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, इनका टोटल निकालेंगे, टोटल जो आएगा उसमें आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि इनका टोटल निकालते समय हो सकता है आप गड़बड़ी कर दें, गलतियां कर दें, और उन्हीं गलतियों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नहीं करेंगे, इनको काटेंगे, जैसे आप काटे थे 3 में। तो चलिए एक एग्जांपल देखिए, पहले आप एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, बहुत शानदार सा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, 5 2 4 7 6 3 1 8 9 3 6, ये एक संख्या लिखा है, और इस संख्या को बताना है आपको कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, बताइए तेजी से। इस संख्या को बताना है आपको कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। चलिए तो इनको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ना मेरे लिए पॉसिबल तो है, लेकिन यहां पर पॉसिबल हो सकता है एग्जाम में हम गलती कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का काम ही नहीं करेंगे। आइए इसको डायरेक्ट काट दीजिए। चलिए 9 से कट जाएगा, और भी देखिए, अब देखिए कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 9 से कट रहा है, लेकिन अगल बगल के संख्याओं को जोड़ जोड़ कर हम 9 के बराबर बनाएंगे। देखिए 5 और 4 9 होता है, 2 और 7 9, 6 और 3 9, 1 और 8 9, 6 और 3 9, पूरी संख्या कट गई, कुछ बचा ही नहीं, पूरी संख्या कट गई, कुछ नहीं बचा। अगर जोड़ने की इच्छा है तो आइए जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, 2 और 5 कितना होता है, 7, 7 4 11 होता है, 11 7 18 होता है, 18 और 6 24 होता है, 24 और 3 27, 27 और 1 28, और 28 में अगर हम जोड़ दें 8 तो 36 हो जाएगा, 36 और 9 45, 45 और 3 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54 आएगा, 54। अब इस योग, यही क्या है आपका, यही आपका है टोटल, यही क्या है आपका टोटल। इस टोटल में आप 9 से डिवाइड करिए,
9 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अरे जब पूरा पूरा वहां कट रहा है तो हम तो यहां भी काट के दिखा दीजिए, आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए सही बात है कि नहीं? चलिए चलिए ठीक है, हाँ ठीक है सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटाएं इसको हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पढ़ लिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 10 से कटने वाली संख्याएं जो होती हैं वो साफ साफ दिखती हैं, समझ में आता है कि हाँ ये संख्या 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 10 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा। 10 से मैं लिख दे रहा हूं, देखिए अगर मैं संख्या लिख दूं 5 3 2 4 0 1 5, क्या संख्या 10 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए अब बताइएगा 9 5 3 2 4 0 0, क्या संख्या 10 से कटेगा? 100% कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। ठीक है, तो 10 से कटने वाली संख्याओं की पहचान आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो 10 छोड़िए, हम लोग कहां पर आते हैं, 11 पर। हम लोग कहां पर आते हैं, 11 पर आते हैं, और 11 से कटने वाली संख्याओं का क्या नियम है उनको समझते हैं। कोई संख्या दिया हो, कोई संख्या, मैं सारे नियम आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट अगर आप पीपीटी पर जाएंगे तो यहां पर क्वेश्चनों का भरमार लगा हुआ है, क्वेश्चन पहले से ही है। अब देखिए अभी मैं करा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं है। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सोचिए। ठीक है, एसएससी फेज 11 और 27 जून को पूछा गया क्वेश्चन है ये 2023 में, मतलब पिछले साल अभी ये क्वेश्चन आया, पिछले साल अभी ये क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम के ही रहेंगे, क्योंकि घटना चक्र का एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस वैकेंसी के लिए बैच को स्टार्ट करता है उसी वैकेंसी में जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं उन्हीं को पढ़वाते हैं। ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं एसएससी का तो क्वेश्चन यहाँ पे लगा दे हम रेलवे का, बैंक का, यूपीएससी यूपीटीपीएससी का, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं तो एसएससी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं यूपीटीपीएससी का, पेट की तैयारी कर रहा हूं, तो यूपीटीपीएससी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप उसमें देखिएगा यूपी पुलिस का बैच पढ़ाया गया है, यूपीएसआई का पढ़ाया गया है, हर एक बैच में। और केवल मैथ में ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैथ में ही ऐसा नहीं है, मैथ नहीं, हिंदी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ, जीएस में जो भी जिसका जो पोर्शन है, हर एक पोर्शन से मैं बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं यहाँ पर वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी भी जब क्वेश्चन बनते हैं तो बोर्ड आयोग क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं नया क्वेश्चन बना के ना दूं, जो क्वेश्चन आज के 7 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले आए थे, लाओ उठा के कुछ क्वेश्चन वहीं से डाल देते हैं। भाई हूबहू तो नहीं डालते, पूरा पूरा क्वेश्चन के लाओ पूरा पूरा क्वेश्चन में भर दूं, लेकिन अगर मान लीजिए उनको 25 क्वेश्चन देना है, अगर मान लीजिए उनको 25 क्वेश्चन देना है तो हो सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चनों के भरमार हो गए हैं ना, इतने क्वेश्चनों के भरमार हो गए हैं कि उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन उठा के डाल देंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं, घटना चक्र की क्लास किए हैं, तो क्वेश्चन को देखते ही 8-10 क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ा देंगे हवा में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, अब चलिए इस बातों को समझ गए आप। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। ये कब आया है, 2023 में ये भी आया है। एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है ये 2023 का, और पूछा है कि 6 से विभाजित नहीं है तो 6 से कटने का पहचान क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग लगवाएंगे कल, क्योंकि क्वेश्चनों की तो पूरी भरमार है भाई, हर एक टाइप की, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी देखिए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। चलिए तो क्वेश्चनों की बात ना करें आप, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे हैं और हर एक वैरायटी के क्वेश्चन है। ये ना सोचिएगा कि एक ही प्रकार के 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक प्रकार के केवल एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लिए, सीख लिए, तो उस प्रकार के 5 क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाएं, आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं कहां पर, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन चीजों को। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि जो भी संख्या दी जाती है
जो भी संख्या दी जाती है उन संख्याओं को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट। ठीक है, अब देखिएगा हम राइट साइड से चलेंगे, एक छोड़कर एक संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा है उनको भी ले लीजिए, यहां पर देखिए इनको ले लीजिए, इनको भी जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो इनकी कोई वैल्यू आएगी, मान लीजिए वैल्यू 1 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो इनकी भी कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इनका गैप निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो इनका जो अंतर है या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी है, या तो अंतर इनका 11 आ जाए, या तो अंतर इनका 11 का मल्टीपल भाई क्या होता है, 22 हो जाए, 44 हो जाए, 77 हो जाए, ऐसा कुछ आ जाए, और या तो इनका अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या होती है, 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो भाई 11 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, अब ज्यादा नहीं, अभी जो भी बचा हुआ है हम लोग उसको क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ने के बाद, और जैसे कल की क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर क्या आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सब एसएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि जो पहले, और एक प्रकार के केवल एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको मैं एक प्रकार के 5 क्वेश्चन कराऊं, आपका समय लॉस करूं। आपके समय और आपकी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए यहां पर घटना चक्र की टीम आपके लिए पहले से सारी व्यवस्थाएं करके रखी है कि भाई बच्चे का ज्यादा समय भी ना यूज हो और उसकी एनर्जी भी बची रहे, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं, और इसके आगे जो भी क्लास रहेगी हम लोग इसके आगे से फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।